तो जो हमने कल पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी का। इंडक्टिव फैक्ट होता है, इंडक्टिव फैक्ट से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। इंडक्टिव इफेक्ट, इससे पहली चीज है स्टेबिलिटी का। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो यहां पे क्या होगा, जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और इसका अपोजिट है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये इसका कंक्लूजन है इंडक्टिव फैक्ट का। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो प्लस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट होगा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें प्रेजेंट है तो। ठीक है, इसके भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। यस सर। एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ एसिडिक करैक्टर का। एसिडिक करैक्टर, यह एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जो जितनी जल्दी क्या करेगा, एबिलिटी टू रिलीज H प्लस आयन। जो H प्लस आयन को जितनी जल्दी रिलीज करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक करैक्टर को शो करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने कहा, ये लिख दिया मैंने C और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3F, और ये है OH, और यहाँ पे लिख दिया मैंने C और यहाँ पे 3H और OH। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 1 वाला या 2 वाला? सर सेकंड वाला। सेकंड, लेकिन सेकंड नहीं बल्कि इसमें फर्स्ट होता है। ठीक है, रीजन क्या होता है कि जो F होता है, F इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन से। तो जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो वो किससे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, हाइड्रोजन से, और बहुत जल्दी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर कर देगा। यानी हाइड्रोजन को रिलीज करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। जबकि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन न तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, न ही उसे रिलीज करता है, और न ही एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए इसका नॉर्मल रहेगा। तो ये क्या करेगा, उसी स्पीड से हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होगी CH3 के केस में। जनरली ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज माना जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब इंक्रीज होगी तो इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, तो हाइड्रोजन भी यहाँ से बाहर निकलेगा नहीं। तो जब हाइड्रोजन निकलेगा नहीं तो इसकी एसिडिक करैक्टर कम हो जाएगी। इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगा, और अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है तो एसिडिक करैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव में ज्यादा आता है, और आप आगे इसको पढ़ोगे बोर्ड लेवल में भी, ये आगे वाले चैप्टर्स में से आएगा। ठीक है, तो हम लोग इससे इसको कंपैरिजन करते हैं एसिडिक करैक्टर। ठीक है, आया समझ में?
यस सर। सर इसमें माइनस है प्लस है? ये है माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब फ्लोरीन को यस अपनी सर। तरफ खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ओके आई सर। इफेक्ट। तो बस ये पहचानना पड़ेगा कहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, कहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, यस सर। और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एक है NO2 NO2 NO2, यहाँ पे लिख दिया मैंने COH ग्रुप। दूसरे में C है NO2 NO2 H, यहाँ पे COH। तीसरे में CNO2, यहाँ पे H, यहाँ पे H, COOH। ठीक है, और चौथे में है CH3COH। अब इन चारों में से बताना है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सर फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो जो यस एसिडिक सर। स्टैंड का जो टर्म्स हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, इस तरीके से। क्योंकि सर फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ग्रुप है, हाँ, इसमें ये तो इलेक्ट्रॉन इसमें विड्रॉइंग माइनस ग्रुप है चार्ज हो जाएगा। 3, यानी इसमें यस सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा है, एफिशिएंट यानी लगेगा। हाँ माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी साइड को, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी यस सर। साइड को। तो जो ये ऑक्सीजन है उसे डेफिशिएंट बना देगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको बाहर कर देगा। इसमें दो ही ग्रुप लगे, यानी जो माइनस आई इफेक्ट है वो कम है। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसका है, फिर इसका है। इसमें एक ही विड्रॉइंग ग्रुप है केवल, और इसमें ये डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो सबसे वीक होता है, ये डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो डोनेट करेगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सबसे वीक एसिड हो जाएगा। तो एसिडिक कैरेक्टर भी आप इसको बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला इंडक्टिव इफेक्ट फिनिश होता है। अब आता है सेकंड इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो ये डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, तो कहता है कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है। ठीक है, कौन, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होता है किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट। किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यानी डिनोटेड बाय ई। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आई आता है, इसके लिए ई आता है। ठीक है, तो अब इसके भी दो टाइप होते हैं, इसका एक होता है प्लस ई और एक होता है माइनस ई। तो इसके एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। ठीक है, तो प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है ना, जो डबल बॉन्ड होता है वो डीलोकलाइज होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट। अब जैसे एग्जांपल के लिए प्लस आई इफेक्ट का एग्जांपल देखते हैं। प्लस आई यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन जिस एटम से अटैच होता है, उसी से क्या होता है, जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट भी इसी कार्बन से अटैच होता है, यानी दोनों एक ही एटम से अटैच हो जाते हैं, उसे कहते हैं प्लस इफेक्ट। फॉर एग्जांपल के लिए देखो डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C। अब इसमें कोई रिएजेंट अटैक कर रहा है, सपोज करो प्लस चार्ज इसमें अटैक कर रहा है, तो H प्लस का मतलब हुआ इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी 1 और 2 में कहीं भी जा सकता है।
तो क्या हुआ कि इसने ये गया 1 के पास, 1 ने से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो इसके पास तो कुछ है नहीं, कार्बन के पास भी कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो कार्बन को क्या कहता है, सेकंड वाला कार्बन कहता है चल तू इसको अपने पास रख ले, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, अब ये आएगा तो इसे कहाँ बॉन्ड बनाएगा, इसको बॉन्ड बनाने के लिए कोई बॉन्ड ही नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पाई वाला होता है, एक डबल बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन, ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन इसमें अटैक हो जाता है, फर्स्ट वाले पे अटैच हो जाएगा। तो जो सेकंड वाला है उसमें कौन सा चार्ज आएगा, सेकंड पे आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। और जो ये फर्स्ट वाला होता है ये बॉन्ड बना देता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन भी फर्स्ट वाले से अटैच हुआ है और ये पाई इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट वाले के पास चला गया, यानी दोनों सेम एटम के पास चले गए, उसे कहते हैं प्लस ई इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस ई इफेक्ट का मतलब दोनों के दोनों रिएजेंट भी और पाई इलेक्ट्रॉन भी एक ही एटम के पास शिफ्ट हो जाते हैं, उस इफेक्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट। आया समझ में ये? सर एक बार रिपीट कर दो। देखो प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब हुआ इसके पास इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें कौन अटैक करेगा, प्लस चार्ज इसमें अटैक करेगा। अब प्लस चार्ज इसमें अटैक करेगा तो इसके पास क्या है, पॉसिबिलिटी होती है 2, अब ये 1 और ये 2, तो ये प्लस चार्ज किस पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। अब जब ये इस पे अटैक करेगा तो होगा क्या कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास तो कुछ है नहीं, लोन पेयर तो कुछ है नहीं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है पाई इलेक्ट्रॉन, एक है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड, तो जो पाई बॉन्ड है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन की तरफ, फर्स्ट वाले की तरफ, ठीक है। ये सेकंड वाला क्या करता है, डोनेट कर देता है, इसको कहता है चल अपने पास ही रख ले कोई बात, ये इसके पास चले जाएगा, किसको देने के लिए, H प्लस को। H प्लस का मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, डोनेट कर देगा। तो क्या हुआ कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये भी किसके पास चला गया, 1 कार्बन के पास, और जो हाइड्रोजन है वो भी किससे अटैच हो रहा है, 1 वाले से, यानी कि जो हाइड्रोजन अटैच हो रहा है और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन गया, ये दोनों एक ही एटम के पास चले गए। इस इफेक्ट को हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट, दोनों एक ही एटम के पास चले गए, ठीक है, दोनों 1 वाले के पास चले गए। और जो सेकंड वाला है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले को दे दिया, तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, यस सर। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव सॉरी ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बन जाएगा, ठीक है, समझ यस सर। तो ये हो गया प्लस ई इफेक्ट। तो ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है, केवल रिएजेंट के, जैसे आप रिएजेंट हटाओगे फिर दोबारा ऐसे बन जाएगा। दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई का मतलब क्या हुआ, अब इसका अपोजिट समझ लो, जैसे डबल बॉन्ड है, आप देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे प्लस चार्ज। अब इसमें अटैक कौन करेगा, माइनस वाला यहाँ अटैक करता है, तो ये माइनस वाला अटैक करेगा किसके पास, कार्बन के पास। अब देखो कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड, कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, लेकिन ये माइनस वाला जब इस पे अटैक करता है तो माइनस वाला अटैक करने से क्या होगा, क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है, तो उसके पास खुद का अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसको किसी से जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट कर देगा बॉन्ड बनाने की। तो Cn ने तो बॉन्ड बना दिया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड तो इसमें पहले से ही बने हुए हैं यहाँ से। अब कार्बन के पास हो गया ज्यादा बॉन्ड, क्योंकि 1 2 3 4 5 और कार्बन के पास मैक्सिमम 4 होते हैं, तो कार्बन क्या कहता है ऑक्सीजन को कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो अपने पास ही रखे, क्योंकि ऑक्सीजन तो ज्यादा पावरफुल है, उससे ले तो नहीं सकता हो, तो ये उसको उसी को डोनेट कर देता है। तो क्या होता है, इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखो अब क्या हुआ, जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ वो गया किसके पास, जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन था तो किसके पास शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और जो ये रिएजेंट था Cn माइनस, ये क्या है, रिएजेंट, रिएजेंट किसके साथ अटैच हुआ, सर C2 के साथ, कार्बन के पास, ठीक है, तो दोनों अलग अलग यस एटम हो सर। गए।
ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए, आया समझ में? यस सर। जब दोनों अलग अलग होंगे तो उसे कहेंगे माइनस ई इफेक्ट। जब दोनों अलग अलग हो गए तो उसे कहेंगे माइनस ई इफेक्ट। और जब दोनों एक साथ हो गए, यानी कि जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसी में रिएजेंट भी अटैच हो रहा है, तो उसे कहेंगे प्लस इफेक्ट। और जिसमें ये रिएजेंट अटैच हो रहा है, रिएजेंट जो अटैच हुआ कार्बन में, और ये पाई इलेक्ट्रॉन चला गया ऑक्सीजन के पास, दोनों अलग अलग चले गए, उस इफेक्ट को कहते हैं माइनस इफेक्ट। ठीक है, मतलब सर यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया, क्योंकि जो कार्बन है उसके पास मैक्सिमम कितनी वैलेंसी हो सकती है, 4, तो ये 5वां रख तो नहीं Yes, सकता sir. है, तो इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को कार्बन को वापस कर दिया। और कार्बन सॉरी ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल होता है तो इलेक्ट्रॉन खींच भी लेगा, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन था ये पाई इलेक्ट्रॉन ये किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। और इसने जो अपना ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ कर दिया, बॉन्ड बना दिया, तो इसने खुद का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट कर दिया। तो इस सर इफेक्ट इसमें को कार्बन का चार्ज कितना होगा? चार्ज ये नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, यहाँ बॉन्ड हो गया, ओके चारों सर। बॉन्ड हो गए, तो इसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। ऑक्सीजन में क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास आ गया, इसीलिए ऑक्सीजन में माइनस यस चार्ज होगा। ठीक है, यस सर। तो ये है दोनों इफेक्ट। और ये क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। टेम्परेरी टेम्परेरी क्यों होते हैं, क्योंकि जब तक ये रिएजेंट रहेगा तब तक ये ऐसा करेगा, जैसे आप इसे हटाओगे फिर ये दोबारा ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है टेम्परेरी इफेक्ट। तो ये भी आपका फिनिश होगा। ओके क्लियर? सर। यस सर। अब आता थर्ड, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में भी देखो पाई इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है शिफ्ट करता है। ठीक है, ये किसके साथ शिफ्ट करता है, देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में शिफ्ट करेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में शिफ्ट होता है इसमें। और कैसे इंटरेक्शन करके, या तो लोन पेयर हो जाएगा, लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन के बीच का, लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं रेजोनेंस। ये एग्जांपल किससे समझ में आएगा आपको, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में वो शिफ्ट हो जाता है पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, ये आपका परमानेंट इफेक्ट है। अब इसमें मेन क्या है, देखो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना, तो इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है प्लस आर इफेक्ट और एक होता है माइनस आर इफेक्ट। इसको एक और नाम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, तो इसको कहेंगे प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट, या फिर माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं और रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, या रेजोनेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसे। अब देखो ये समझ में आएगा आपके इसके टाइप्स, जैसे मैंने कहा प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट किसे बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखो जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो शिफ्ट होगा फ्रॉम एटम से टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कोई एटम शिफ्ट करेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए। तो व्हाट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन ऑल्टरनेट सीक्वेंस में, डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट सीक्वेंस। तो डबल बॉन्ड है वो ऑल्टरनेट सीक्वेंस में प्रेजेंट हो जाता है, तो उसे कहेंगे क्या, प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट किसे बोलेंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो शिफ्ट हो जाएगा कहां से, एटम से कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बीच में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। ठीक है,
समझ में आया ये? अब देखो एग्जाम्पल से इसको ज्यादा समझ में आता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग में देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट सीक्वेंस में, तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब इसमें मैंने कोई एक ग्रुप लगा दिया, जैसे मैंने लगा दिया OH ग्रुप, तो ये ऑक्सीजन है और इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को यहाँ डोनेट कर देता है, तो ये डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब इसने डोनेट किया तो इसमें प्लस चार्ज। अब देखो इस कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को किसको शिफ्ट कर देता है, अपने एडजेसेंट कार्बन में शिफ्ट कर देता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो इफेक्ट होता है, देखो इसमें ये एटम है, एटम है ग्रुप ऑफ एटम, इसने क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया, कहां से, एटम टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यानी से डोनेट कर दिया इसने, लोन पेयर को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट, जहां पे कोई भी ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, उस इफेक्ट को हम कहेंगे प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। बट सर यहाँ पे डोनेट करके चला कर गया इलेक्ट्रॉन हाँ, इसका, कार्बन का। क्या? सर जो यहाँ पे कार्बन में इसने ऑक्सीजन ने डोनेट करा हाँ कार्बन में, हाँ, उसमें माइनस चार्ज आ गया, बट वो एडजेसेंट साइड पे कौन सी वाली पे गया? जिसके साथ वो अटैच होगा ना। जैसे ये देखो, अगर मैंने नंबरिंग कर देता हूँ इसमें, जैसे मैंने नंबरिंग कर दी इसे, इसको नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो ये किससे अटैच है, 1 वाला 2 से अटैच है, तो 2 के पास जाएगा ना, तो ये 2 के पास चला गया, 1 2, क्योंकि 1 और 2 अटैच है। फिर इसमें एक्चुअल में रेजोनेंस होता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ घूमेगा, ये बॉन्ड 4 वाले में चले जाता है, फिर यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बीच में जाएगा, ये यहाँ से इसके पास चले जाता है, तो ये रेजोनेंस हो जाता है। ये रेजोनेंस अभी पढ़ोगे आप। तो ये रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होता है, तो पूरे मोहल्ले में घूम के आ जाता है, लास्ट में यही आ जाएगा वापस। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। मतलब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास नहीं है, इसका मतलब ये चारों तरफ घूम रहा है, तो ये रिएक्शन करेगा नहीं जल्दी से, यानी ये अपने लोन पेयर किसी को दे नहीं सकता, इसके पास दिख तो रहा है क्योंकि वो चारों तरफ घूम रहा है यहाँ। ठीक है, इससे हमें पता क्या चल रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये चारों तरफ घूम रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जिसमें भी रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि कोई इससे रिएक्शन कर ही नहीं पाता। जैसे ये आपको दिख गया, ये है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोन पेयर आ गया, तो आपको दिख रहा है लोन पेयर है, तो कोई भी इसके साथ अटैक करेगा आराम से और यहाँ पे रिएक्शन कर देगा, लेकिन करता नहीं है। क्यों नहीं करता, क्योंकि लोन पेयर इसके पास रहता ही नहीं है। ये लोन पेयर क्या करता है, चारों तरफ घूमता रहेगा, तो इसीलिए ऐसे कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है। जो स्टेबिलिटी हो क्या होती है, इसकी ज्यादा हो जाती है रेजोनेंस की वजह से। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेजोनेंस। ये हमने पहले पढ़ा था, एक बार अब भी पढ़ेंगे। रेजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था हम लोग। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, स्टेबिलिटी हाई हो जाती है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट है देखो, यस सर। माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट, माइनस में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जैसे डबल बॉन्ड ही दिखा दिया। अब यहाँ पे मैंने एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। अब ये क्या करेगा, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है, कहां से कहां तक, फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उल्टा हो गया। देखो यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम वहां से वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा टू द एटम, एटम की साइड खींचेगा। ये एटम अपनी तरफ खींचेगा। क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन मोर पावरफुल होता है,
तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डेफिशिएंट हो गया, तो एक गुस्सा किस पे निकालेगा, जो इसके पास वाला होगा। यस सर। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, सर ठीक है। कार्बन नेगेटिव हो जाएगा हाँ नेगेटिव चार्ज में, और तो सिस्टम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर खींचेगा, तो खींचने की वजह से क्या होगा कि जो ये सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला देखो 1 2, तो जो Yes. सेकंड वाला कार्बन है उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब क्या होता है देखो, यहाँ पे Yes. डबल बॉन्ड बन गया, ये कार्बन और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को सिस्टम अपनी तरफ खींचेगा, सिस्टम से अपनी तरफ खींचेगा, तो -r या -m इफेक्ट होगा, ठीक है। Okay, sir. -r और -m, तो ये प्लस चार्ज आ गया। अब ये प्लस चार्ज ऐसे घूमता रहेगा चारों तरफ को रेजोनेंस की वजह से। तो ये रेजोनेंस में हम डीप स्टडी करते हैं इसके। तो रेजोनेंस यहाँ पे आएगा, तो देखो जिसके पास भी C डबल बॉन्ड आ गया O, तो वो इसका एग्जाम्पल होता है किसका, -r का। तो -r का इफेक्ट एग्जाम्पल कौन होगा, जैसे C डबल बॉन्ड OH, या फिर कीटोन जिसके पास C डबल बॉन्ड O होगा, या फिर एसिड C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे जो कार्बन है उसके पीछे कौन लगा है, ऑक्सीजन लगा है। तो ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये मजबूर कर देगा कि तुम भी इलेक्ट्रॉन खींचो दूसरे से। तो इसकी मजबूरी है कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन को खींचना, ठीक है। तो इसीलिए जहां पे देखो C डबल बॉन्ड O आ रहा है, वो जनरली किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, -r का, यानी जिसके पास भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। लोन पेयर है नहीं तो कहां से देगा ये, और इसके पीछे कौन सा ग्रुप लग गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग गया। तो जैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगेगा, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, जैसे NO2। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसको क्या करेगा, डेफिशिएंट बना देगा। तो ये किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपने पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल होते हैं, कौन से इफेक्ट है, -r या -m इफेक्ट के एग्जाम्पल है। कौन से, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और नाइट्रो ग्रुप। तो समझ में आया दोनों, +r एंड +m इफेक्ट, +r एंड -r इफेक्ट, यस सर। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी में। तो ये स्टेबिलिटी रेजोनेंस में भी आएगी, अभी हम रेजोनेंस को भी आगे डीपली स्टडी करते हैं। तो ये आपका थर्ड इफेक्ट भी कंप्लीट होता है, और ये परमानेंट इफेक्ट है। केवल एक इफेक्ट है जो टेम्पररी है, वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बाकी के सारे इफेक्ट क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, ठीक है। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, ये फोर्थ इफेक्ट है इसका, फोर्थ एंड लास्ट। देखो हाइपर का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्जुगेशन आ जाता है। कॉन्जुगेशन का मतलब डबल बॉन्ड आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्जुगेशन यानी कि डबल बॉन्ड आ जाता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसको तोड़ना मुश्किल होता है, तो ये हाइपर कंडीशन शो करता है। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो तो आराम से टूट जाएगा, आराम से डीलोकलाइज कर सकता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड होता है, इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। ये हाइपर जो कंडीशन होता है उसको फॉलो करता है, इसीलिए इसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके दो नाम और हैं, इसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। या इसको कहते हैं नाथन बेकर इफेक्ट, क्योंकि दो साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको दिया था, ठीक है। तो इसके नाम से इसका इफेक्ट का नाम रख दिया नाथन बेकर इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस।
ठीक है, यह हाइपर कॉन्जुगेशन। अब नो बॉन्ड क्यों कहते हैं, देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। इसमें एक्चुअली में जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो डिपेंड करता है, पहले इसको बता देता हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन है वो है जो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा, स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा। तो जितना स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन को पता कैसे करेंगे कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है? तो अल्फा हाइड्रोजन को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो रेफरेंस कार्बन देखते हैं। रेफरेंस कार्बन, तो रेफरेंस कार्बन किसे कहते हैं? देखो रेफरेंस कार्बन होते हैं वो कार्बन जिसमें तो प्लस चार्ज हो या जिसमें माइनस चार्ज हो या इसमें कोई ग्रुप लगा होता है। तो ये ग्रुप क्या होता है? रेफरेंस कार्बन होता है, जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, ये प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज हो फ्री रेडिकल होगा, ये रेफरेंस कार्बन होता है। अब अल्फा कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन होता है एडजेसेंट टू रेफरेंस कार्बन। जो रेफरेंस कार्बन होता है इसके एडजेसेंट कार्बन जो होता है, एडजेसेंट कार्बन टू द रेफरेंस कार्बन, जो रेफरेंस कार्बन होता है उसका जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये C है प्लस, अब इसके बगल में C लग गया तो ये अल्फा है, इसके बगल में यहाँ भी C लग गया तो ये भी अल्फा है, इसके बगल में यहाँ भी C लग गया तो ये भी अल्फा है। ठीक है, तो ये जो रेफरेंस है इससे जो डायरेक्ट टच कर रहा होगा कार्बन वो आपका हो गया अल्फा कार्बन। समझ में आया ये अल्फा कार्बन? यस सर। अब इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यानी जो हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन अटैच होगा, अटैच्ड विद अल्फा कार्बन। अल्फा जो अल्फा कार्बन। कार्बन से अटैच होगा उसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो भी अल्फा कार्बन से अटैच होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना क्या होगा? स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब देखो, अब आते हम लोग होता क्या, देखो जैसे मैंने कहा C यहाँ पे है प्लस H और ये रेफरेंस कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये रेफरेंस कार्बन है, इसके हाइड्रोजन को मत देखो, ये नहीं देखा जाएगा। इसके सामने वाला कार्बन कौन सा? ये अल्फा कार्बन है और इस पे जो हाइड्रोजन लगा ये होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या कौन से हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन। अब होता क्या, देखो ये प्लस चार्ज होता है तो प्लस चार्ज क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये प्लस चार्ज है। ठीक है, तो ये प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको अपनी साइड को। तो ये एक p ऑर्बिटल होता है जो एम्प्टी होता है, तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल में से खींचेगा। खींचेगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या होगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें पाई इलेक्ट्रॉन में चले गए। अब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब देखो इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। बाकी एज इट इज रहेंगे, बाकी क्या होगा? एज इट इज रहेगा, केवल यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा बस। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड का मतलब इन दोनों के बीच में देखो कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, तब भी ये रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक आया समझ में? इसीलिए हम इसे क्या कहते यस हैं? सर। नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, इसीलिए रेजोनेंस। तो इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब क्या होगा? क्योंकि देखो प्लस चार्ज है, ये कहीं जाता नहीं है क्योंकि माइनस इसे अट्रैक्ट करेगा। थोड़ी देर में फिर ये वापस चला जाएगा, फिर दोबारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा क्योंकि तीनों पास पास हैं इसके। तो एक बार इससे निकलेगा, एक बार इससे निकलेगा, एक बार इससे निकलेगा। इसीलिए इसको रिएक्शन करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल हो जाएगा तो क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो ये रिएक्शन को करेगा नहीं। ठीक है, यस सर। अब देखो, अब आपको ये बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे। तो पहले ये बताना आपको कितना अल्फा हाइड्रोजन है।
जैसे मैंने लिखा CH3, दूसरा ये CH2 CH3, तीसरे में मैंने लिख दिया CH3 CH3 CH, और चौथे में लिख दिया मैंने CH3 CH3 CH3। अब बताओ इन चारों में से 1 2 3 4, पहले बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने इसके पास, पहले वाले में? सर इसके पास एक भी नहीं है। 0। इसमें सर 2, नहीं सॉरी सर 1। कौन सा 1 है? सर ये CH3 वाला। इसमें CH3 है ना, तो तीनों के तीनों अटैच है, तीनों अल्फा हाइड्रोजन। ओके सर 3। इसमें सर 3 + 3 6। हाँ, तो कितने हो गए इसमें? सर 6। 6 अल्फा। और इसमें सर 9 अल्फा हाइड्रोजन। 9, 3 3 3, तो 9। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर सबसे ज्यादा 4th। 4th वाला, फिर 3। सर 3rd एंड देन 2nd। ठीक है, तो ये कहता है कि जितना ज्यादा, अब रीजन क्या है देखो इसका, जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब होता है क्या, देखो होता ये है कि जब भी कोई प्लस चार्ज आ गया, जैसे प्लस चार्ज है, कोई भी माइनस चार्ज उसको तुरंत अटैक करेगा, तो माइनस चार्ज यहाँ से अटैक करने पहुंच गया। ठीक है, जैसे कोई पर्सन को आप मिलने जा रहे हो और आपको पता है कि वो देहरादून में, अब देहरादून में तो किस एरिया में पता नहीं है, तो आप एक जगह से गए, अब वो आपको मिलना नहीं चाह रहा है, तो जैसे आप इधर से उसको मिलने के लिए गए, पता चला ये प्लस चार्ज कहाँ हो गया, इसको यहाँ डीलोकलाइज कर रहा है। फिर आप यहाँ से इसकी तरफ गए, पता चला ये यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, फिर आप यहाँ से निकल के इधर आए उससे मिलने के लिए, जैसे आप यहाँ से इधर गए तब तक प्लस चार्ज कहाँ आ गया, इसके पास आ गया। तो ये चारों तरफ घुमाता जा रहा है क्योंकि इसके पास ऑप्शन ज्यादा हो गए, तो इसको ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसकी रिएक्शन नहीं हो सकती, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। जैसे एक है स्टूडेंट कोई और वो स्कूल में बैठा हुआ है, तो स्कूल में अगर आप क्लास 11th में बैठे तो आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लास 11 क्लास में ए सेक्शन में सपोज, तो 11th ए में जैसे जाओगे आपको मिल जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। लेकिन मैंने कहा कि कोई स्कूल में है, अब स्कूल में कहाँ पे है, तो आप 11 में गए पता चला 12th में, 12th में गए पता चला 10th में था, वो पूरे स्कूल में कहीं भी घूम रहा है, तो अब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि वो ज्यादा जगह घूम पा रहा है। फिर मैंने कहा स्कूल को छोड़ो, अब आप देहरादून, पूरा देहरादून में ढूंढो, तो देहरादून में ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कहाँ कहाँ जाओगे आप उसे ढूंढने। आप एक जगह जाओगे तब तक तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, दूसरी जगह जाओगे तीसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, तो जितना ज्यादा घूमेगा वो उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। फिर मैंने कहा एक इंडिया है पूरा, अब वो इंडिया में कहीं भी मिल सकता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसकी होगी बताओ, स्टेबिलिटी किसकी होगी? एक जिसको हम इंडिया में, पूरे इंडिया में ढूंढ रहे हैं, एक जिसको हम देहरादून में ढूंढ रहे हैं, एक जिसको हम इंडिया में ढूंढ रहे हैं। इंडिया में, क्योंकि ज्यादा घूम सकता हो। आप कहाँ घूमोगे?